हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज की ऑडिट की लाइव क्लास के अंदर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग अपने बैंक ऑडिट को आगे बढ़ाने वाले हैं। बैंक ऑडिट एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिससे आप लोगों को जो है बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज बेटा हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी बात पढ़ेंगे एडवांसेस के बारे में। बोलिए किसके बारे में, एडवांसेस के बारे में। ठीक है, साथ में रहेंगे बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। तो बहुत बहुत मजा आएगा बच्चों, आसान टॉपिक है और यहाँ से आंसर्स आपके जो है वो क्लियरली, मैं आपको आज क्वेश्चन बैंक भी दिखाऊंगा बैंक ऑडिट का कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एडवांस होता क्या है। सिंपल शब्दों में एडवांस है बच्चों वो पैसा जो बैंक देता है किसको, लोगों को एज अ लोन, और ऑब्वियसली विद एन एग्रीमेंट कि भैया ये वापस भी आएगा, राइट। और साथ साथ बच्चों ये बैंक की बैलेंस शीट का सबसे बड़ा एसेट होता है और ये बैंक के लिए इनकम का सबसे बड़ा सोर्स भी होता है। कितनी आसान आसान बातें। क्या है एडवांस, एडवांस वो पैसा है जो बैंक देता है एज अ लोन टू अदर पार्टी और अनदर पार्टी, और ऑब्वियसली उसमें ये लिखा होता है भाई सब, एग्रीमेंट होता है कि ये वापस जो है वो पैसा देना पड़ेगा, राइट। याद रखिएगा बैंक इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है। एसेट साइड पे सबसे बड़ा आइटम बच्चों क्या होता है, एडवांस का होता है। और सबसे बड़ी इनकम का सोर्स भी क्या होता है, आपका एडवांस ही होता है। चलिए, ये था एडवांस का इंट्रोडक्शन। इधर देखिए जरा ध्यान से, एडवांस क्या है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो एज अ लोन दिया है किसने, बैंक ने, किसको, अनदर पार्टी को, इस एग्रीमेंट के साथ कि मनी विल बी रिपेड। बैंक इस पे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट, बिगेस्ट आइटम ऑन एसेट साइज एंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर दी बैंक्स। सिंपल टॉपिक। ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना है बच्चों, आइए जरा मेरे साथ साथ। ऑडिटर बहुत सारी बातें ध्यान में रखता है। ऑडिटर को बोला गया है कि देखो आप किसी बैंक ऑडिट करने गए हो, आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों ऐसे वर्ड यूज करा करो अपने एग्जाम में। कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, साउंड नॉलेज। सर ये कौन सी नॉलेज होती है, ऐसी नॉलेज जिसमें से आवाज आ रही हो, नहीं बेटा, मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट, सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए। ओके, किस चीज की सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए, बैंक के फंक्शनल एरियाज की, प्रोसेसेस की, रूल्स की और इंटरनल कंट्रोल की विद रिस्पेक्ट टू एडवांस। और ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं कि आईसी इन रिलेशन टू एडवांस क्या होता है, कैसे काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लीजिए, अब बच्चों कहानी पहुंच गई टाइप ऑफ एडवांसेस पे कि कितने प्रकार के एडवांस जो है वो हो सकते हैं। एक फंडेड, एक नॉन फंडेड। पहले एक बार दोबारा से बता दूं, कई लोग बिल्कुल अभी भी जुड़े हैं, एकदम ये टाइम पे आते हैं, अभी आएंगे, अभी आओ। तो जिनके जो बेटा अभी आए हैं लेट लतीफो, तुम्हारे लिए दोबारा बता दूं, हम पढ़ रहे हैं आज एडवांसेस के बारे में। एडवांसेस क्या होते हैं, वो पैसा जो बैंक ने दिया है दूसरी पार्टी को एज अ लोन विद एन एग्रीमेंट ऑफ रीपेमेंट। बैंक इसके लिए क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। एसेट साइड का सबसे बड़ा आइटम है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। ऑडिटर को बोला जाता है कि ऑडिटर आपके पास कीवर्ड बच्चों, कीवर्ड क्या लिख के आओगे, साउंड नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। साउंड नॉलेज किसकी, फंक्शनल एरिया, प्रोसेसेस, रूल्स, इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू एडवांस। इन शॉर्ट ऑडिटर को एडवांसेस पे खासा ध्यान देना है। तो एडवांस रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसकी नॉलेज जो है वो ऑडिटर को होनी चाहिए। दो तरह के एडवांस बताए गए बच्चों आपके सिलेबस में, फंडेड एंड नॉन फंडेड। फंडेड में क्या है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड और आई शुड से कैश, राइट। नॉन फंडेड में क्या है, फंड्स का ट्रांसफर नहीं होता लेकिन फिर भी एक तरह का लोन बन जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा है। फंडेड के एग्जाम्पल, टर्म लोन। टर्म लोन सबसे सिंपल बच्चों, आपको गाड़ी लेनी है, 7 साल का लोन ले लिया आपने बैंक से जाके, दैट इज टर्म लोन। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, मान के चलिए इनमें डिफरेंस है लेकिन मान के चलिए हमारी पढ़ाई के लिए सेम ही, हमसे कोई नहीं पूछ रहा है, राइट। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट आपने बचपन में सुना होगा ना, जितना बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो और बैंक उस पर जो है वो क्या चार्ज कर लेता है आपसे, इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। अभी अगर मन आपका मान नहीं रहा, नहीं हमें तो एक डिफरेंस जरूर बता, तो ऐसा मान के चलिए कि कैश क्रेडिट में जनरली सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है और ओवरड्राफ्ट कभी कभी बैंक जो है बिना सिक्योरिटी के भी आपको प्रोवाइड कर देती है, राइट। बस इतना मान के चल लीजिए, ओके। जनरली बच्चों कैश क्रेडिट हम लोग क्यों लेते हैं, अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए लेते हैं। ओवरड्राफ्ट हम लोग जो है ऐसा कह सकते हैं कि कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ गया या अचानक से हमारे बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हम उसके लिए भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, nobody is going to ask what is the difference, बट दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही फंड बेस्ड फैसिलिटीज हैं। कैसी फैसिलिटीज है, फंड बेस्ड फैसिलिटीज है। फंड बेस्ड फैसिलिटीज कौन सी होती है, जिसमें कैश ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, चैट में जरा बताएं, जिसमें कैश ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, यानी जिसमें भाई कैश ट्रांसफर होता है।
देन हमारे पास आते हैं डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स कैसे होते हैं बच्चों? सिंपल सी बात आप ऐसे समझें, जो भाई ऑन डिमांड आपको पे करने पड़ते हैं। इस तरह के लोन्स भी होते हैं डिमांड लोन्स, जो आपको ऑन डिमांड जो है बैंक को पे करने पड़ते हैं। ज्यादा यूसेज में नहीं होते, बट यस डिमांड लोन्स भी होते हैं। बिल डिस्काउंटेड, ये तो उम्मीद कर लूं आपको पता है भाई, बैंक से आप लोग अपने बिल्स भी डिस्काउंट करवा के आ सकते हैं। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा या तो फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, राइट। एंड पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, अब ये क्या है? क्या 4-5 बैंक मिलके एक व्यक्ति को फंड दे सकते हैं? हाँ, किंगफिशर को बेटा ऐसे तो किया था। एसबीआई ने भाई सब टीम बनाई थी और सबने मिलकर किंगफिशर को लोन दिया था। इसमें जो सबसे बड़ा बैंक होता है उसे लीड बैंक बुला देते हैं। बोलिए क्या बुला देते हैं? लीड बैंक बुला देते हैं। अच्छा सर, क्या ये हमें एक्सप्लेन नहीं करने? नहीं बेटा नहीं, बस आपसे ऐसे ही पूछेंगे, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फंड बेस्ड फैसिलिटीज और फंड बेस्ड एडवांसेस। आपको लिख के आ जाना है, टर्म लोन होता है, कैश क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, डिमांड लोन होता है, उसके बाद आपका पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस होता है, बिल डिस्काउंटेड होता है, और आखिरी में बच्चों इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन। सर ये क्या होता है? बेटा जो बैंक का स्टाफ होता है, क्या वो बैंक से लोन ले सकता है कि नहीं? या तुम चिराग तले अंधेरा कर दोगे? आपको बता दूं कि अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपको लोन का इंटरेस्ट और भी कम मिलता है। आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो 1% के आसपास जो है वो रिड्यूस होकर आपको मिलता है। यानी आम जनता को अगर 8% में मिल रहा होगा तो आपको शायद 7% पे मिल जाएगा। डन। फंड बेस्ड फैसिलिटी समझ में आई? मोटी मोटी बात यह, जहां पे कैश डिसबर्स होता है, एक्चुअल कैश जो है वो डिसबर्स होता है। ओके। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी क्या होती है बच्चों? नॉन फंड बेस्ड, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? नो डिसबर्समेंट of actual cash. No disbursement of actual cash. जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होती है? आप कहीं से कोई सामान खरीद रहे हो उधार पे, बैंक आपके बिहाफ पे गारंटी दे सकता है कि साहब चिंता मत करो, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। जब कर दूंगा तो फिर वो फंड बेस्ड बनेगा। अभी तो बेटा वो सिर्फ क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है, और उस गारंटी के बेसिस पे ही आपको सामने वाले से उधार पे चीज मिल गई है। कम ऑन, यस और नो? तो ये बन गई क्या? बैंक गारंटी, नॉन फंड बेस्ड आपकी एडवांस। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बच्चों? ये जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में यूज किया जाता है। किसके केस में यूज किया जाता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में यूज किया जाता है। आप ऐसा समझे, इधर देखिए, ये एक्स है, इंडिया में है, ये वाई है, लेटस से ये फ्रांस में है। अब वाई एक्स जो है इसको कुछ सामान बेचना चाहता है, वाई ने कुछ ऑर्डर किया है, लेकिन एक्स को डर है कि भाई मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो अब बच्चों ऐसी सिचुएशन में जहां पे आप किसी और कंट्री सामान खरीद या बेच रहे हैं और आपको डर है कि भैया मेरे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसी सिचुएशन में आप लोग यूज करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। सर एग्जांपल दिखाना, तो लो बेटा मैंने पूरा एग्जांपल बना के आपके लिए लिखा हुआ है, चिंता मत करो। क्या ये एग्जाम के लिए है? क्या ये एग्जाम के लिए है? नहीं बेटा, ये नॉलेज बढ़ाओ आंदोलन है। इधर देखो, एंड Indian exporter, Spice Exporters Private Limited from Kochi, Kerala, agrees to sell spices to government imports in INC in France. तो एक एक्सपोर्टर है, उसने भाई फ्रांस में अपना कोई कस्टमर ढूंढ लिया है, वो उसको जो है कुछ मसाले वसाले एक्सपोर्ट करने वाला है, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने वाला है। टू सिक्योर पेमेंट, स्पाइस एक्सपोर्टर्स रिक्वेस्ट अ लेटर ऑफ क्रेडिट। देखिए अब क्या होगा, क्योंकि भाई स्पाइस एक्सपोर्टर को डर है कि भैया पता चला ये मुझसे मसाले तो मैंने भिजवा दिए और मेरे पास इसमें पैसा भिजवाया नहीं। कम ऑन, यस और नो? तो अब क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ये जो हमारा इंपोर्टर है फ्रांस वाला, गवर्नमेंट इंपोर्ट अप्लाइज फॉर एलसी एट अ फ्रेंच बैंक डिटेलिंग द ट्रेड टर्म्स। फ्रेंच बैंक जो है फिर एक लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा, किसको? सेंडिंग इट टू स्पाइस एक्सपोर्टर बैंक इन इंडिया। और अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि ये हमारा स्पाइस एक्सपोर्टर है, यहाँ पे इसका बैंक है एचडीएफसी, राइट। अब यहाँ पे ये वाई जो था फ्रांस में था, इसने अपने बैंक से एक एलसी दिलवा दी है, अपने बैंक से एचडीएफसी को एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिलवा दिया है। ओके, बोलिए हाँ के ना? अब क्या होगा, ये यहां से सामान भेजेगा, ये यहां से सामान भेजेगा, और फिर बच्चों ये वाला बैंक यहां से पेमेंट भेज देगा। सिंपल सी बात। आइए पूरा एग्जांपल पढ़ते हैं और क्लैरिटी आएगी। लो जी, स्पाइस एक्सपोर्टर शिप दी स्पाइसेस, उसने भाई साहब यहां से मसाले भेजे एंड सबमिट्स द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू देयर इंडियन बैंक। एचडीएफसी वालों को उसने प्रूफ दे दिया कि लो भाई मैंने जो है मसाले भेज दिए हैं फ्रांस में। इंडियन बैंक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और फ्रेंच बैंक के पास भेजेगा, लो भाई हमारे वाले लड़के ने तो सामान भेज दिया तुम्हारे पास। फ्रेंच बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा और उसके बाद पेमेंट जो है स्पाइस एक्सपोर्टर के बैंक को ट्रांसफर कर देगा, जो स्पाइस एक्सपोर्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पे गवर्नमेंट इंपोर्ट को क्या मिल जाएंगे? शिपिंग डॉक्यूमेंट अपने बैंक से जो है मिल जाएंगे, ताकि वो गुड्स अपने क्लेम कर पाए। ट्रांजेक्शन समझ आई बच्चों पूरी? एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला लेटर ऑफ क्रेडिट समझाओ, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा वेव्स चलने लग जाती है, ये क्या होता है? ये लेटर ऑफ, हमने तो लव लेटर सुना है, लेटर ऑफ क्रेडिट तो कभी सुना ही नहीं। तो आपको पता है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? दोबारा से, ये जी है, ये एस है,
फ्रांस में है, ये इंडिया में है, ये इसको एक्सपोर्ट कर रहा है स्पाइसेस का। ओके, इसका बच्चों इसका एक बैंक है, लेट अस से फ्रेंच बैंक है, और बच्चों एचडीएफसी है। अब क्या होगा, अब जी को एस बोल रहा है, जी को एस बोल रहा है लाओ पेमेंट लाओ पेमेंट लाओ पेमेंट लाओ। जी कह रहा है भाई पेमेंट तो दे दूंगा, मसाले तो पहुंचा दे, लेकिन आपस में दोनों को विश्वास ही नहीं है। तो अब जी अपने बैंक के थ्रू एचडीएफसी को एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिलवा देगा, राइट। उसके बाद ये हो गया स्टेप 1। उसके बाद ये यहाँ पे मसाले भिजवा देगा, ये हो गया स्टेप 2। फिर बच्चों ये स्पाइस वाला इसको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा कि भाई मैंने तो मसाले भिजवा दिए, जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा वो उसको सबमिट कर देगा। फिर उसके बाद एचडीएफसी वाले इसको डॉक्यूमेंट दे देंगे, लो भाई मसाले तो पहुंचा दिए हमने। फिर बच्चों ये बैंक इसको पेमेंट कर देगा, ये बैंक इसको पेमेंट कर देगा। डन, बोलिए हाँ के ना। फिर उसके बाद फ्रेंच बैंक और ये आपस में निपटते रहेंगे, ये भाई साहब इसको डॉक्यूमेंट दे देगा, ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, और ये जो है इसको फिर पेमेंट कर देगा, ये हो गया हमारा 7 पॉइंट। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर ध्यान से देखें बच्चों, जब ये लेटर ऑफ क्रेडिट आया था, क्या कोई फंड आए थे एचडीएफसी में? आंसर इज नो, कोई भी फंड जो है एचडीएफसी में नहीं आए थे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, जल्दी बोल दो हाँ के ना। पक्का पक्का, चैट में बता दो जरा, क्लैरिटी है यहाँ पे नॉन फंड बेस्ड पे, बैंक गारंटी पे और लेटर ऑफ क्रेडिट पे। आ जाओ जी, आ जाओ। सर क्या ये टाइप ऑफ एडवांसेस एनबीएफसी पे भी एप्लीकेबल है? बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राज दुलारो, हमें एनबीएफसी सीए फाइनल पढ़ना है तो चिल मारो। जनरली स्पीकिंग एनबीएफसी ऐसे चक्रों में पड़ती नहीं है, वो स्ट्रेट अवे टर्म लोन्स वगैरह में ही डील करती है, टर्म लोन, डिमांड लोन, ज्यादातर। हाँ, कुछ एनबीएफसी हैं जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वगैरह के रूप में शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स में भी आपको डील कर सकती है, राइट। चलिए, इससे ज्यादा नॉलेज आपको नहीं चाहिए एनबीएफसी की, वो सीए फाइनल पढ़ेंगे। यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? बोलिए, आ जाइए। वापस चलते हैं बच्चों, एकदम शुरू से देख के आते हैं। एडवांस क्या होता है? वो पैसा जो बैंक देता है दूसरी पार्टी को एज अ लोन विद एग्रीमेंट, कम ऑन, विद एग्रीमेंट ऑफ रीपेमेंट। एडवांस तो भाई साहब बिना इंटरेस्ट के होता नहीं है। बैंक एडवांस पे क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये एसेट, ये आपके बैलेंस शीट में सबसे बड़ा आइटम होता है एसेट साइड पे, और ये बैंक का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। ऑडिटर को एडवांस का ऑडिट करना है तो उसे साउंड नॉलेज होनी चाहिए फंक्शनल एरियाज की। सर फंक्शनल एरियाज क्या होते हैं? अरे भाई, एडवांस रिलेटेड जितने भी, बेसिकली आपको सच बताऊं, एडवांस रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है ना आपके बैंक में, एडवांस रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं आगे नीचे, इन सब की बस नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को, तभी तो वो ऑडिट कर पाएगा। आ जाओ। फिर कितने तरह के एडवांस बताए? फंडेड, नॉन फंडेड। फंडेड एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स और कैश, नो ट्रांसफर ऑफ फंड्स और कैश। एग्जांपल के तौर बच्चों, फंडेड में टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, कम ऑन, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल्स डिस्काउंटेड, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस एंड इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लोन। नॉन फंडेड में तुम लोग क्या करने वाले? लेटर ऑफ क्रेडिट, इजी पीजी, बोलिए हाँ कहना, और एक बैंक गारंटी बोल देंगे और आगे चल देंगे। बैंक गारंटी आपसे कोई नहीं बोलेगा एग्जाम में समझाओ, या लेटर ऑफ क्रेडिट कोई नहीं बोलेगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। लीजिए, यहां तक क्लैरिटी बच्चों, बोलो हाँ कहना, आ जाओ जी। नाउ एक आईसीए ने और मजाक किया कि हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सेक्टर वाइज ही बताएंगे। कैसे बताएंगे बेटा? सेक्टर वाइज। और फिर इन्होंने बताया भी कि एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एजुकेशन, हाउसिंग सेक्टर, इन्हें बुलाया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर, राइट। बैंक को क्या करना है? आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी है प्रायोरिटी सेक्टर को लेकर, जो भी आरबीआई गाइडलाइन देता है। फॉर एग्जांपल, सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन क्या होती है बेटा? इंटरेस्ट की। बैंक को एक्चुअली में आरबीआई बताता है कि भैया आपने हाउसिंग लोन पे इससे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करना है, और सारे बैंक्स को वो गाइडलाइन क्या करनी है? फॉलो करनी है। आ जाओ, दोबारा से शुरू करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑन एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर बेटा हमें कौन सा बताया गया? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? एग्रीकल्चर, एमएसएमई। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एजुकेशन, हाउसिंग। बैंक को आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, इंटरेस्ट को लेके, सर्विस चार्ज को लेके, सैंक्शन ऑफ लोन को लेके, रिजेक्शन ऑफ लोन को लेके। अब इसमें गाइडलाइन में क्या होगा हमें तो सिलेबस में दिया नहीं है, बट फिर भी जैसे इंटरेस्ट का रेट कितने अमाउंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सर्विस चार्ज पे कोई कैप लगा रखी है कि इससे ऊपर सर्विस चार्ज नहीं ले सकते, सैंक्शन कितने दिन में हो जाना है, रिजेक्शन करने तो प्रॉपर रीजंस बताने हैं। आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर के लिए टारगेट भी दे सकता है। आरबीआई प्रायोरिटी सेक्टर के लिए टारगेट्स भी जो है वो दे सकता है। अब जरा आप लोग स्टडी मटेरियल खोलें और मुझे देख के बताएं, क्या कोई और सेक्टर ने बताया, या बस क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सेक्टर वाइज करके प्रायोरिटी सेक्टर करके निकल गए? प्रायोरिटी सेक्टर करके निकल गए बेटा, और कोई सेक्टर नहीं बताया।
हाँ के ना? आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ। नेक्स्ट मुद्दे पे चलते बच्चों। सिक्योरिटी वाइज लो भाई लो। तो सबसे पहले आपको बोला जी सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाने से पहले कि किस किस तरह की सिक्योरिटी हो सकती है। नंबर 1 होती है साहब प्राइमरी सिक्योरिटी। सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, कोलेटरल भी आएगी ना? हाँ बेटा कोलेटरल भी आएगी। कोलेटरल कौन सी होती है? सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी होती है आपकी मेन सिक्योरिटी, जिसके बेसिस पे आपको क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है, जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। इसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे लोन लेना है अपने हाउस के लिए, राइट, तो भाई मेरा हाउस ही पता क्या बन जाएगा? प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाएगा। बोल दो हाँ के ना? मैं होम लोन लेता हूं तो मेरे घर के कागज बैंक के पास रहते हैं, पता है आपको? अगर मैं होम लोन लेता हूं बैंक से तो मेरे घर के कागज बैंक के पास रहते हैं। क्यों? वो एज अ सिक्योरिटी उसको रख लेते हैं। लेकिन अगर बैंक को लगता है कि नहीं, मैं बैंक से बोलता हूं मुझे और लोन दे दो थोड़ा सा इसी घर के लिए, बीवी ने बहुत डांटा, बोला इंटीरियर भी करा लो, उसके लिए भी लोन दे दो, तो बोलेंगे ठीक है जी एक काम करो और क्या क्या पड़ा हो तुम्हारे पास वो सिक्योरिटी रखवा दो हमारे पास, राइट। अच्छा मेरी बात को सुनिएगा बच्चों जरा। अब जब एक ही लोन के लिए डबल सिक्योरिटी लिखवा दे, फॉर एग्जांपल बैंक ने बोला आपको प्रॉपर्टी लेनी है, एक तो प्रॉपर्टी तुम रखेंगे, साथ में आपको ये जो आपकी ज्वेलरी है ये भी मॉर्टगेज पे रखनी पड़ेगी, यानी ये भी एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो ज्वेलरी बच्चों क्या बन सकती है आपकी? कोलैटरल सिक्योरिटी। क्यों होती है कोलैटरल सिक्योरिटी? अगर प्राइमरी फेल हो गई या प्राइमरी से रिकवरी कम हुई, अगर प्राइमरी फेल हो गई या प्राइमरी से रिकवरी क्या हुई? कम हुई, तो बेटा फिर किसको यूज कर लेंगे? हम लोग कोलैटरल को यूज कर लेंगे। डन। आइए प्राइमरी सिक्योरिटी अगेंस्ट विच फाइनेंस और लोन और क्रेडिट हैज बीन गिवन बाय द बैंक, also known as principal security. Collateral security is the additional security provided by the borrower over and above the primary security. तो मैंने एक लोन लिया, लोन के लिए जो है मैंने लेटेस्ट से सबसे पहले तो भाई से अपनी प्रॉपर्टी दी कि भाई इसके अगेंस्ट लोन दे दो। एक लैप बच्चों, लैप एक काफी कॉमन टर्म है बैंकिंग इंडस्ट्री में, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मुझे लोन चाहिए, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बोला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी के कागज आप रख लो और मुझे आप क्या दे दो? लोन दे दो। और उन्होंने बोला कि सर प्रॉपर्टी के साथ साथ ना हमें कुछ कोलैटरल भी दो, प्रॉपर्टी आजकल जो है मार्केट बड़ी डामाडोल चल रही है, पता चला आपने हमसे 2 करोड़ का लोन तो ले लिया, ठीक है माना आपकी प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू 2.5 करोड़ है, हम आपको 2 करोड़ का लोन दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आजकल थोड़ी ऐसी चल रही है तो एक काम करो थोड़ी ज्वेलरी वगैरह और रखवा दो। तो उन्होंने मुझसे ज्वेलरी और रखवा ली सेम लोन के लिए। तो बेटा हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हो गई प्राइमरी, राइट, और जो हमारे पास जो ज्वेलरी है वो हो गई क्या? कोलैटरल। Okay, it is used when the primary security, when the primary security fails. Easy. हो सकता है मेरे पास कोई शेयर्स रखे हो वो उन्होंने रखवा ली हो एज अ सिक्योरिटी, मेरे पास किसी कंपनी के डिवेंचर्स हो वो उन्होंने रखवा ली हो एज अ सिक्योरिटी। ओके, सिंपल सी बातें हैं। प्राइमरी जिसके अगेंस्ट एक्चुअली में आपको लोन मिला है इसे प्रिंसिपल भी बुलाते हैं, कोलैटरल इसे एडिशनल सिक्योरिटी बुलाते हैं, बोरोवर प्रोवाइड करता है ओवर एंड अबव द प्राइमरी सिक्योरिटी। कब यूज की जाती है? कब यूज की जाती है बेटा जल्दी बताओ? जब प्राइमरी फेल हो जाती है। इज दैट क्लियर? बोलिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? सिक्योरिटी के एग्जांपल दे दो। आईसीआई ने तो बच्चों सिर्फ क्या कर रखा है? सिर्फ और सिर्फ ये जो बोल्ड है ना, सिर्फ ये वाली बातें लिखी हुई है। मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, क्योंकि नहीं तो आप लोग जो है परेशान हो जाओगे। बोलो हाँ के ना? हो जाओगे कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे सर। परेशान होना तो सर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम होंगे तो आपको भी करेंगे। आ जाओ बच्चों इधर देखो, किस किस तरह की सिक्योरिटी हो सकती है। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर। मान लो अक्षत गया लोन लेने के लिए और प्रभात ने बोल दिया कि अगर अक्षत नहीं पे कर पाया तो मैं करूंगा। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी, गारंटी एक तरीके से। प्रभात जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है कि कोई बात नहीं अक्षत नहीं पे करेगा तो मैं करूंगा। अ थर्ड पार्टी प्रोमिसेस टू रीपे द लोन इफ द बोरोवर फेल्स टू डू सो। अ थर्ड पार्टी प्रोमिसेस टू रीपे द लोन इफ द बोरोवर फेल्स टू डू सो। आप अपना स्टडी मैट चेक कर सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं दे रखी बेटा, ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए एक्सप्लेनेशन डाल दी है कि जब आप पढ़ रहे हो आपको कुछ आइडिया लग जाए। ओके, एग्जाम के लिए एक्सप्लेनेशन याद करनी है क्या? नहीं, एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ याद होनी चाहिए आपको कि भाई ये है क्या, ये है कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। आ जाओ मैं इसके आगे लिख देता हूं। कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेप्टेड बाय बैंक। लो भाई लो, ये बच्चों कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेप्टेड बाय बैंक। तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर समझ में आ गया। दूसरा क्या है? अपने गुड्स, स्टॉक, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल एज अ सिक्योरिटी दे सकते हो आप। इसका भी आगे भी एग्जांपल देखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल एज अ सिक्योरिटी कैसे दे देते हैं, स्टॉक कैसे सिक्योरिटी की तरह आप लोग रख के आ सकते हो। अच्छा जी, गोल्ड ऑर्नामेंट एंड बुलियन। जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे करोना, है ना बेटा? तो बोलते ना कि लोन अगेंस्ट गोल्ड, ये लैग की जगह पे लैग हो गया। हाँ जी,
लोन अगेंस्ट गोल्ड, कितना बड़ा फलता फूलता बिजनेस है बच्चों। मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, आई थिंक ये सब लोग बहुत ज्यादा इसके अंदर ऑक्यूपाइड है कि भाई साहब आप लोग गोल्ड देके जाओ और लोन ले जाओ। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने बताया आपको बेटा, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फिर प्लांटेशन, एग्रीकल्चर लोन जो है आपको आपके प्लांटेशन के अगेंस्ट मिल जाता है। क्रॉप्स और एग्रीकल्चर लैंड यूज एज सिक्योरिटी फॉर लोन फॉर टेकिंग फॉर व्हाट, फार्मिंग पर्पसेस। थर्ड पार्टी गारंटी, सर वो तो ऊपर कवर हो गया ना, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर। देखो बस डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो गई और यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट गारंटीज आ जाए। कम ऑन, क्या आ जाए जल्दी बताइए। कॉर्पोरेट गारंटी, क्या कंपनी भी गारंटी दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, आ जाइए। देन बैंकर्स जनरल लीन, अभी लीन क्या, कई लोग इसको लाइन बुलाते हैं, कई लोग इसको लीन बुलाते हैं, LIEN। इस पे लड़ाई नहीं करनी ना, वाइवा थोड़ी ना होना है हमारा, रिटन एग्जाम है बेटा। तो सुनो, बैंकर्स जनरल लीन क्या होता है? देखो भाई सिंपल सी बात है, आपने बैंक से लोन लिया था, अब सच बताऊं, आपकी अगर FD है ना, अगर आपकी उसी बैंक के अंदर FD है, बैंक की उसके ऊपर भी लीन है, बैंक का उसके ऊपर भी राइट है कि भाई साहब अगर आप लोन रीपे नहीं करोगे तो वो FD की पोजीशन अपने पास ले लेगा। कम ऑन, यस और नो। और आप बैंक से कभी भी मान लो गाड़ी के लिए लोन ले रहे हो, बाइक के लिए लोन ले रहे हो, तो बेटा बैंक पहले ही लीन क्रिएट करके चलता है उस एसेट के ऊपर। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। लीन का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई बैंक जो है उस पोजीशन को रिटेन कर सकता है, पोजीशन ऑफ एनी एसेट हेल्ड until the associate debt is repaid. सिंपल, बोलो हाँ के ना। देन लाइफ इंश्योरेंस जाता है, यस सर यस बिल्कुल, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की भी मेच्योरिटी वैल्यू होती है, उसके अगेंस्ट भी आप बैंक से जाके जो है वो लोन ले सकते हैं, जिसे हम लोग सरेंडर वैल्यू बोल देते हैं। कैश सरेंडर वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी यूज्ड एज कोलैटरल। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, तो आपके पास बच्चों म्यूचुअल फंड है, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, आप उनको भी गिरवी रख के क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं, उनको भी एज सिक्योरिटी रख के क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। डन। ये इतने सारे बच्चों जो मैंने आपको नाम पढ़ाए हैं, आप बेसिक एक लिस्ट एक बार याद कर लेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा कहीं पे भी। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ कहना। आ जाओ, दोबारा से बात करूं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, देखो दो तो ऐसे याद हो जाएगी, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, थर्ड पार्टी गारंटी। फिर उसका सबसे आसान तरीका क्या है? गुड्स, गोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन। गुड्स, गोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, 6 याद हो गई। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, फिर उसके बाद थर्ड पार्टी गारंटी, फिर गुड्स, गोल्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्लांटेशन। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन यस और नो। और आखिरी वाले तो बच्चों बहुत बहुत कॉमन है, इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टॉक्स। बच गया एक, अलग ही छोड़ दो उसको, नाम भी अलग सा उसका है, बैंक जनरल लीन। कोई भी बच्चा इस पॉइंट को बिल्कुल भी याद नहीं करेगा, तुम्हें कसम है बच्चों, ये पॉइंट याद नहीं करना है। बैंकर्स जनरल लीन बेकार पॉइंट है, बिल्कुल याद मत करना, इग्नोर इट। ओके, आ जाओ जरा देखते हैं बच्चों कि आपको सारे तरह की कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज याद हो गई हैं। शुरू करो बेटा, शुरू करो। सबसे पहले क्या था? पर्सनल गारंटी, और उसके बाद थर्ड पार्टी गारंटी, गुड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और अपनी सिक्योरिटीज। और वो वाला भी बता दो जो याद नहीं करना था, जो बिल्कुल भी याद नहीं करना था, जनरलीन हमने याद ही नहीं करा है, बैंकर जनरलीन छोड़ दिया हमने। ठीक है बेटा, बोल दो हाँ के ना। चलो शाबाश, क्या आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए हैं? यहां तक आपकी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तौबा है तो बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी, ये एग्जांपल प्राइमरी कोलैटरल कैसे भी शुरू हो जाते हैं। आ जाओ। लोन अगेंस्ट FD भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर क्या ये एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है बेटा जी, बिल्कुल आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, गिव द एग्जांपल ऑफ कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज अगेंस्ट विच बैंक विल गिव यू लोन। ओके, बोलिए हाँ के ना। इंटेंजिबल सिक्योरिटी क्या है बेटा? गारंटी क्या है? इंटेंजिबल ही है। गारंटी में तुम थोड़ा ना बैठ जाओगे बैंक की गोदी में जाकर, मैं यहीं बैठा हूं जी जब तक ये लोन नहीं दे रहा, है ना? अच्छा जी, अच्छा। अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1, सर तेरी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या हो रहा है? क्या हो गया ना ग्रिल राइटिंग प्रैक्टिस के लिए? अभी बता दूंगा, ठंड पालो, आ जाओ। यश कह रहा है वो वाला पॉइंट याद क्यों नहीं करना? वेरी गुड क्वेश्चन यश, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन बेटा। इसे बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं? कई लोग स्पिरिचुअल गुरुज भी बच्चों रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चा आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले। बच्चे ने आंख बंद कर ली, अब बोले बच्चा तेरे दिमाग में बंदर की फोटो नहीं आनी चाहिए। अब बच्चे को बंदर ही बंदर नजर दिखाई दे रहा हर जगह पे, और बच्चा कहे गुरुजी ये क्या हो गया? और फिर बोलेंगे
तुम्हारा दिमाग ना एकदम बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तुम्हें मेडिटेशन की जरूरत है, आओ हमारा कोर्स ज्वाइन करो, हम करा रहे हैं 10 दिन का मेडिटेशन का कोर्स, जय हो। सी माय पॉइंट इज बेटा, वो रिवर्स साइकोलॉजी थी। रिवर्स साइकोलॉजी क्या, जैसे मम्मी बचपन में आपको बोलती है बेटा तवा गर्म है, छू के मत देखियो, गर्म है गर्म है गर्म है गर्म। तो मैंने आपको बोला कि बैंकर जनरल लीन याद नहीं करना, वो आपको याद रहेगा। आप इतने सीरियस हो गए कि आपने उसे छोड़ ही दिया। आ जाओ। एनीवेज, चलिए जी, यहां तक क्लैरिटी है, जल्दी बता दो, कम ऑन। सर लीन ही याद रह रहा है, सिर्फ एक बच्चे ने लिख के भेजा, सिर्फ लीन ही याद रह रहा है हमें। तो कोई बात नहीं बेटा, सब याद हो जाएंगे। शुरू करो ना, देखो मैंने एक पैटर्न बनाया है। पहले तो भाई सब पर्सनल गारंटी हो गई, थर्ड पार्टी गारंटी हो गई, फिर क्या था, गुड्स, गोल्ड, लैप, लैप मतलब इमोल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, फिर नीचे क्या बच गया था, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी। जो याद नहीं करना था वो भी बोल ही दूंगा यार, बैंकर्स जनरल लीन। डन, बोलिए हाँ के ना। सोच के देखो बच्चों, पहली बात तो ये सोचो, क्या ये क्वेश्चन सूट भी करता है सी इंटरमीडिएट लेवल पे? सूट वूट गया तेल लेने भाई, 4 नंबर का आएगा। ये हनीमून शिफ्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। कैसा क्वेश्चन जल्दी बताओ, हनीमून शिफ्टिंग क्वेश्चन। कईयों के लिए तो ये हनीमून क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि कईयों को तो मनेगा नहीं ना जब तक सी नहीं होगी बेटा, है ना। तो यही क्वेश्चन है जो हनीमून बनवाएगा, याद रखिएगा। एनीवेज, चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो चैट में, ऑल सेट, ऑल सेट। अच्छा चलो जी, चलो आ जाओ जी, आ जाओ, चलते हैं आगे। आ जाओ। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर आपका भी हनीमून इसी क्वेश्चन की वजह से हुआ था क्या? नलायक, मैंने तो भाई रिजल्ट के पहले ही शादी कर ली थी। हमने तो रिजल्ट से पहले ही शादी कर ली, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी, हम सुनाएंगे आपको बाद में। आ जाओ जी, आज का आखिरी टॉपिक। सच में, हाँ, कल जो मैंने तुम बच्चों कोनी दे दे के मारी थी ना, आज मैं उसका प्यार तुम्हें पुचकार रहा हूं। कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी बच्चों, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछते हैं। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ मोड्स इन विच सिक्योरिटी कैन बी क्रिएटेड। आइए थोड़ा डिस्कशन होगा, डिस्कशन भी इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी जनरल नॉलेज की ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको बातें बतानी पड़ेगी। पहला है बच्चों क्या, मॉर्टगेज। ये सारे तरीके हैं कि भाई कैसे जो है बैंक आपको लोन देता है और कैसे बैंक आपसे लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी लेता है। मॉर्टगेज सबसे ज्यादा बच्चों किसमें होता है, जब आप कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई आईएमपी खरीदते हैं। आईएमपी आई शुड से, इनकम टैक्स पढ़ा के हाउस और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चलता रहता है माइंड में। आप कोई इमोल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बेटा आप लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में लोन जब लेते हैं तो आप मॉर्टगेज करते हैं। मॉर्टगेज बच्चों दो तरह की, एक रजिस्टर्ड, एक इक्विटेबल। रजिस्टर्ड मॉर्टगेज क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है, एक मॉर्टगेज डीड बनेगी और प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेजी, प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेजी के नाम पे रजिस्टर हो जाती है एज अ सिक्योरिटी। मैं आपको बताता हूं, मैं अभी जिस स्टूडियो में बैठा हूं इसके लिए बच्चों ने बैंक लोन लिया है। मास्टर तू तो कहता था तू लोन नहीं लेता, बेटा मैंने बस एक ही लोन ले रखा है, ये घर वाला, राइट। और ये भी मैं इतनी स्पीड से रीपे कर रहा हूं, बैंक वाले भी कह रहे हैं लिया क्यों था तुमने, जब ऐसे ही करना था। तो मैंने कहा मुझे देखना था डॉक्यूमेंट सही है, कागजात सही है कि नहीं है, और लोन लेके भी देखना था एक बार। एनीवेज, तो चलिए मेरी बात को सुनिए। अब मेरे इस घर के कागज मेरे नाम पे नहीं है भाई, बैंक के नाम पे है। हेलो, जो डीड, मॉर्टगेज डीड बनी और प्रॉपर्टी जो है किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड है। जब बच्चों मॉर्टगेज डीड कंप्लीट हो जाएगी, जब मॉर्टगेज डीड मेरी कंप्लीट हो जाएगी, मैं लोन वोन दे दूंगा, तो भाई कागज मेरे पास वापस आ जाएंगे। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, यस और नो? तो सुनिए जरा, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज क्या होती है, इट इज इफेक्टेड बाय मॉर्टगेज डीड, रजिस्टर द प्रॉपर्टी एज टू द मॉर्टगेजी एज अ, हाँ जी एज अ सिक्योरिटी। देखो बैंक को बुलाएंगे यहाँ पे मॉर्टगेजी, लोन लेने वाला बन जाता है मॉर्टगेजर, और ये बच्चों मैंने प्रॉपर्टी ली, मैंने इसके लिए लोन लिया, ये प्रॉपर्टी की डीड बच्चों किसके नाम पे, मॉर्टगेजी के नाम पे। हमारे बीच में मॉर्टगेज डीड हो गई और भाई मैंने अपनी यही प्रॉपर्टी जो है बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी रख दिया। कम ऑन, यस और नो? बोलिए, आ जाइए। एक होती है बच्चों इक्विटेबल मॉर्टगेज। इक्विटेबल मॉर्टगेज क्या होती है, सिंपल सी बात, देखो एक तो हो गई आपकी रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, जहां पे प्रॉपर्टी ही आपने मॉर्टगेजी के नाम पे रजिस्टर करा दी। एक हो गई इक्विटेबल मॉर्टगेज, ये देसी जगहों पे चलती है कि मेरे प्रॉपर्टी के कागजात रख लो। आपने अगर बॉलीवुड मूवी में देखा हो कि भाई हीरो के पापा अपनी प्रॉपर्टी के कागज जो है वो कौन होते हैं, वो जो पहले होते थे जमींदार, हाँ, जमींदार बाबू के पास जो है वो प्रॉपर्टी का कागज रखवा के आ गए बस। तो कागज दे देना, रजिस्टर नहीं है जमींदार के नाम पे, कागज दे देने से ही क्या क्रिएट कर देते हैं लोग, मॉर्टगेज क्रिएट कर देते हैं। देखिए, मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, mere डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल विद इंटेंट ऑफ
क्रिएटिंग द सिक्योरिटी। तो भाई गांव में किसी को लोन चाहिए, अब वो कहाँ बैंक बुक के चक्कर काट रहा है, गांव में है जमींदार बाबू। अब गए जमींदार बाबू के पास कि जमींदार बाबू हमारा ये जो छोटा बालक है इसे विलायत भेजना है। विलायत, विलायत समझते हैं बेटा? विलायत मतलब इसे बाहर भेजना है पढ़ाई लिखाई के लिए, थोड़ा लोन वोन दे दीजिए। तो भाई साहब जमींदार बाबू ने क्या किया, जमींदार बाबू ने लोन दे दिया और कागज रख लिए, सिर्फ कागज रख लिए, कागज जमींदार के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलिए मॉर्गेज कैसे क्रिएट हुई है, इस लाइन को सुनिएगा, मेयरली बाय डिलीवरी ऑफ द टाइटल डीड। ये लाइन है इंपॉर्टेंट, मेयरली बाय द डिलीवरी ऑफ द टाइटल डीड। याद रखेंगे, बोलिए हाँ के ना, कम ऑन, आ जाओ बच्चों आ जाओ। जिस बच्चों को भी लग रहा हो ना सर ये तो हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है, बेटा कुत्ता पाल लो, बिल्लियां पाल लो, गलत फहमी मत पालो, ये आपके कोर्स का पार्ट है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। पहला चल रहा है मॉर्गेज। मॉर्गेज में बच्चों हमारे पास दो पार्ट आते हैं, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। रजिस्टर्ड में क्या होता है, मॉर्गेज डीड बनाई जाती है और मॉर्गेजी के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर देते हैं एज अ सिक्योरिटी। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी बोलिए हाँ के ना, कम ऑन बोल दो। अच्छा जी, दूसरा बच्चों हमारे पास क्या आता है, इक्विटेबल। इक्विटेबल में हम लोग क्या करते हैं, मॉर्गेज क्रिएट होती है बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड। हम सिर्फ डिलीवरी करके आते हैं टाइटल डीड की, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की। हमारा इंटेंट होता है कि भाई इस पे चार्ज क्रिएट कर लो, इसको सिक्योरिटी रख लो, हमें पैसे दे दो। इजी, बोलिए हाँ के ना, आ जाओ जी। पहला मोड बच्चों क्लियर है, पहला मॉर्गेज, पहला मोड कौन सा था हमारे पास, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, पहला मोड कौन सा था हमारे पास? यहाँ पे आ गए हम लोग, ये लीजिए मॉर्गेज। तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। कम ऑन बोल दीजिए हाँ के ना, आ जाओ। अब चलते बच्चों प्लेज पे मेरे साथ। ये प्लेज क्या होता है सर? बचपन में ना ऐसे स्कूल में हाथ पकड़ बोलते थे और प्लेज है, और प्लेज है ना, तो समझ नहीं आता क्या कहते हैं। उसमें जब ये लाइन आती ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, फिर एक लड़की का नाम लेते एक्सेप्ट। अंदर से तो हम है ना थोड़े हिंदुस्तानी, एक्सेप्ट बोल के उसको एक्सेप्शन में निकाल लेते थे, है ना। लड़कों को पता है ये वाली बात, लड़कियों को नहीं पता। लड़कियां तो फ्लो में बोल जाती थी। पहले थलज है, थलज को मान लो थलज नहीं पसंद है, तो थलज कैसे बोलेगा, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर, एक्सेप्ट थलज नहीं, आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। थलज एनीवेज बच्चों, स्कूल की असेंबली की बात ही कुछ और होती थी। और मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा हूं ना, वहां तो बच्चों पता क्या होता था, असेंबली कैसे होती थी, ग्राउंड में से पट्टियां बिछा दी जाती थी, उसके ऊपर बैठा जाता था। मंगलवार को पूरी हनुमान चालीसा पढ़ते थे हम लोग, पूरी हनुमान चालीसा भाई साहब। और असली कलेश तो तब है जब आपकी हाइट छोटी होती है, क्योंकि तब आप खड़े होते सबसे आगे और बैठते भी आप सबसे आगे हो। नींद भी आ रही है तो भाई आ नहीं सकती, क्योंकि आगे वो हमारे मैडम खड़ी थी, जय हनुमान ज्ञान सागर, पूरी फीलिंग बच्चों। एनीवेज चलिए, और एक होती बेइज्जती, एक होती बेइज्जती प्रो मैक्स, वो असेंबली में होती है। क्लास में बेइज्जती हुई थोड़े बहुत लोगों के बीच में, अगर असेंबली में बेइज्जती हुई ना तुम्हारी बेटा, तो पूरे स्कूल के बीच में होती है। मेरी हो रखी है एक बार, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें एक्सपीरियंस से। पता नहीं आपको आइडिया है नहीं, मैंने पता नहीं इस बैच में बताया कि नहीं बताया बेटा। पहले मेरे पास साइंस साइड थी, और साइंस साइड थी मेरा केमिस्ट्री के अंदर 1 नंबर आया था 100 में से 1 नंबर। और वो 1 नंबर भी कैसे आ गया था, मैंने पेपर में लिख दिया था, मास्टर दम है तो मार्क्स देकर दिखाइए इसमें। और उसका ब्लैंक पेपर ऐसा अमिताभ बच्चन की तरह, एंग्री मैन की तरह मैं छोड़ के आ गया था बेटा वहां पे। तो मास्टर ने क्लास में नहीं, असेंबली में बुलाया मुझे। क्लास 11 थे, नीरज अरोड़ा जरा स्टेज पे आ जाए। अरे हमारा नाम ऐसा क्या कर दिया मैंने। भाई मैं आगे गया और मास्टर जी ने ऐसे कंधे में रख लिया हाथ, कहते देखिए छात्र छात्राएं होती है, स्टूडेंट्स है, छात्र कक्षा 11वीं ए के छात्र हैं, और इन्होंने स्कोर किया है 1 आउट ऑफ 100। मैं शौक में 1 कैसे आया वे, फिर मुझे लगा ओहो चैलेंज एक्सेप्टेड लिखा है सर ने। एनीवेज अब आप ये सोचो, जब 1 आउट ऑफ 100 आए बेटा, तो आपकी जो 2-4 पोटेंशियल क्रश होते हैं वो पूरी असेंबली में, मतलब जितने भी सेक्शन में आपके पोटेंशियल क्रश थे, सबके सामने आपके सपने क्रश हो गए। बोल दो हाँ के। एनीवेज उसके बाद बच्चों मुझे साइंस साइड से जो है, मैंने साइंस साइड को बाय बाय बोल दिया था, एंड उसके बाद की स्टोरी कभी और सुनाऊंगा। और बीच 11th में जाके मैंने कॉमर्स ले ली थी। एनीवेज द पॉइंट इज बच्चों, वापस आ जाओ लौट के। तो अब बच्चों प्लेज की बात करते हैं। प्लेज पे हम लोग शुरू हो गए थे, कहीं से कहीं निकल गए। प्लेज में क्या होता है, आप लोग क्या कर देते हैं, आप डिलीवरी ऑफ गुड्स कराते हैं। अपने गुड्स को जो है आप लोग उनकी फिजिकल पोजीशन, अपने गुड्स की फिजिकल पोजीशन जो है लेंडर को दे देते हैं, और लेंडर जो है आपको उसके बदले पैसे दे देता है। जस्ट लाइक गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लेज करते हैं। आप अपना गोल्ड रखवा देते हो और गोल्ड के बदले जो है आप लोन घर ले आते हो। डन,
बोलिए हाँ के ना। एक बात बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं आप सबको, भाइयों और बहनों, जिंदगी में कभी लोन ले मत लेना, खासकर किन चीजों के लिए? मोबाइल फोन के लिए, बाइक के लिए, जबरदस्ती के लिए, गाड़ियों के लिए। मैं आपको घर की बात बता रहा था, तो आप में से कई बच्चे जानते भी हैं मैं थोड़ा गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ, थोड़ा बहुत, ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ उसको, बट मैंने किसी भी गाड़ी के लिए बच्चों लोन नहीं लिया, किसी भी गाड़ी के लिए, राइट। अब मुझे बहुत सारे ज्ञानचंद लोग समझाते भी हैं गाड़ी के लिए भी लोन ले लो, बिजनेस में डिडक्शन मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ शौक के लिए, आप समझ रहे हो, जो मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूँ, एक बार को मैं फिर भी सोचता, अगर मैं बिजनेस के लिए कोई काम कर रहा होता, मुझे इतना हैवी एक्सपेंस करना पड़ जाता बिजनेस के लिए, एक बार जरूर सोचता कि मैं इसके लिए लोन लूं या ना लूं, लेकिन जब मैं शौक पूरे कर रहा हूं तो मैं कभी भाई उस पर लोन नहीं लेना चाहूंगा। सबसे बड़ी फाइनेंशियल टिप मैं अगर आपको कोई दे सकता हूं ना, वो यही है, स्टे एज मच एज पॉसिबल डेट फ्री रहे, जीवन सुखद रहेगा। और खासकर बच्चों पर्सनल लोन तो कभी ना ले, क्रेडिट कार्ड से कभी ना खेले, क्रेडिट कार्ड बच्चों फायर है, फायर, ये जला देगा आपको। क्यों? 4% पर मंथ का इंटरेस्ट हो सकता है, 4% पर मंथ, यानी कि 48% पर एनम। जस्ट थिंक ओवर इट। और ये जो क्रेडिट कार्ड घुमाने वाले सिस्टम होता है ना, एक क्रेडिट कार्ड ले लो, उससे पेमेंट कर दो, फिर दूसरे वाले से पेमेंट कर दो, मत खेलो इन सब चीजों से, बर्बादी है इसका। अंतिम जो इसका पॉइंट है ना, वो बर्बादी ही है, फाइनेंशियल बर्बादी, राइट। और तीसरी बात, कभी भी ओपन मार्केट से लोन ना लें, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, ओपन मार्केट से लोन ना ले। ओपन मार्केट क्या है कि भाई आपने अपने किसी लोकल लोन देने वाले से लोन ले लिया, 2% पर मंथ, गुंडागर्दी अलग से। और बता दूं आप लोगों को, कभी भी गलती से लोन लेने वाली एप्स को डाउनलोड ना कर लेना। भाई साहब वो क्या करती है मैं आपको बता दूं, आपने अगर मान लो अब एक किसी का मन उछल गया, हाय मुझे तो आईफोन लेना ही है, मैडम को शो ऑफ करूंगा, आईफोन दिखाऊंगा। अब उसने सोचा आईफोन लूं कैसे, पैसे तो है नहीं, उसने भाई साहब तुरंत एक ऐप डाउनलोड करी, लोन ऐप, और आप ढूंढोगे आपको 3600 ऐप मिल जाएंगे, ऐसे 3600 ऐप मिल जाएंगी। लोन डाउनलोड करोगे, आपको भाई साहब अगर 50,000 का लोन मांगोगे तुरंत दे देगी, बस आपको अपना आधार और पैन देना पड़ेगा। आधार और पैन दोगे, 50,000 का लोन देंगे, और पहले ही उसमें से 10,000 रुपए फीस के नाम पे डिडक्ट कर लेंगे, यानी लोन 50,000 का है, मेरे 40,000 है। उसके बाद बच्चों असली खेला शुरू होता है। और असली खेला क्या होता है, वो ऐप आपसे आपके फोन का एक्सेस मांग लेती है, आपके फोटोज का एक्सेस मांग लेती है, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मांग लेती है। और अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, वो फिर आपकी फोटोज को मॉर्फ करके, वीडियोज को मॉर्फ करके, और आप लोगों को फिर वो वीडियोज भेजती है, आपके नोन को वो वीडियोज भेजती है। आपको सोशल मीडिया का एक्सेस उनके पास होता है, वो आपको सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं आपने जब पोस्ट किया किसने लाइक किया है, वो उस व्यक्ति को जाके फोन करने लग जाते हैं, मैसेज करने लग जाते हैं, उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाएंगे। मतलब सोचो, आपके दोस्त के पास फोन जा रहा है कि तेरे दोस्त ने लोन ले रखा था, वो पे नहीं कर रहा है, और वो आपके दोस्त को गालियां निकाल रहा है, वो आपके दोस्त को आपकी मॉर्फ्ड फोटोज और वीडियोज भेज रहा है। अगर आपको इसमें से एक भी बात कही हुई मजाक लग रही है, लेट मी टेल यू गाइज, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस स्टफ, एंड इट इज वेरी सीरियस। तो कभी भी किसी भी हाल में बच्चों यहां से लोन के चक्रों मत पड़ जाना। एक लोन जो आप ले सकते हो, जो मैं आपको अलाउ करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी हाउसिंग लोन, राइट। क्योंकि हाउसिंग की टिकट आज की डेट में इतनी बड़ी हो गई है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके बारे में हम कभी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे चर्चा कर लेंगे कि मैंने हाउसिंग लोन कब लिया। अब इस उम्र में आके मैंने अपना घर खरीदा पहली बार, मैं 13 साल किराए पे रहा हूं, हर साल घर चेंज करता था, एकदम एंजॉय करके रहता था, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं थी, बट फिर भी मुझे लगता था कि नहीं मैं अभी और डेफर कर सकता हूँ। खैर वो मेरा एक पर्सनल डिसीजन था, बट लोन स्ट्रिक्ट नो है, इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अब लोन का दूसरा एस्पेक्ट भी दिखाऊंगा आपको बच्चों, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कोशिश करें जीरो लोन कंपनी हो। बोलो हाँ के ना, बोलो, आ जाओ जी। चलिए प्लेज में क्या है बच्चों, प्लेज में हम लोग क्या करते हैं, वी डिलीवर द गुड्स बाय द बोरोवर, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द बोरोवर टू द लेंडर विद इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन देम एज सिक्योरिटी। लीगल ओनरशिप याद रखिए बच्चों किसके पास रहती है, यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीगल ओनरशिप किसके पास रहती है? बोरोवर के पास। डन। बोलिए, एक एग्जांपल भी देता हूं। Mr. Singh owns a small jewelry business and requires a loan to expand his shop. To secure the loan, he decides to pledge a collection of valuable diamond necklaces as collateral. तो भाई उसको पैसा चाहिए था, उसके पास नेकलेसेस पड़े थे, वो नेकलेसेस बैंक को देके आ गया। He physically hands over these necklaces to the bank, which keeps them in a secure vault. और मिस्टर सिंह को लोन मिल गया है अपनी शॉप को आगे बढ़ाने के लिए। याद रखिए बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लीगल ओनरशिप बोरोवर के पास, फिजिकल पोजीशन लेंडर के पास, राइट। और इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्यों बोलते हैं मैं आपको भी समझाऊंगा अगले टॉपिक के साथ, बट अभी के लिए आप जरा समझे। गुड्स डिलीवर करते हैं बोरोवर को,
इंटेंशन है कि उन पे चार्ज क्रिएट करवा लेंगे, लीगल ओनरशिप बोरोवर के पास, फिजिकल पोजीशन लेंडर के पास, और चार्ज कैसा है बच्चों ये वाला स्पेसिफिक चार्ज। एक बार प्लीज रीड कीजिए इसको, एक बार इसको पूरा रीड कीजिए, जल्दी से रीड कीजिए बच्चों, जल्दी से रीड कीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलूंगा, स्पेसिफिक चार्ज भी समझाऊंगा। डन। चलिए, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चों, अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बाद समझाऊंगा। पहले मुझे बताइए यहां तक की क्लैरिटी है आपके पास, एक बार चैट में लिख दीजिए जल्दी से, कम ऑन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर इक्विटेबल में रिकवरी कैसे होती है? इक्विटेबल में बेटा रिकवरी ऐसी होती है, आपके कागज उनके पास होते हैं ओरिजिनल वाले, वो फिर क्लेम कर देते हैं प्रॉपर्टी पे जाके, दैट्स इट। और इक्विटेबल आप देखो ना, जनरली थोड़ा बदमाश टाइप के लोग भाई इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। चलिए आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पल मॉर्टगेज रिपीट कर दो। अच्छा जी, चलिए मैं सारे एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ। मॉर्टगेज का एग्जाम्पल कौन सा वाला बेटा? मॉर्टगेज का एग्जाम्पल ये वाला, आपने लिया घर, और घर आपने जो है लोन लेके लेना है, तो आप बैंक के साथ एक मॉर्टगेज डीड साइन करेंगे, आप घर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बैंक के नाम पे करा देंगे, और आप घर में रहना शुरू कर देंगे, बैंक से लोन लेंगे, बैंक को आप रीपे करते रहेंगे। जिस दिन आप लोन रीपे कर देंगे, बैंक वाले आपको जो है आपके घर के कागज आपके नाम पे करके वापस दे देंगे। डन। अच्छा जी, आ जाओ जी, आ जाओ। देन उसके बाद प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं आती आप पर। मजे की बात बच्चों, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, इसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला मैं हाउसिंग लोन बहुत जल्दी जल्दी रीपे कर रहा हूं, मेरे को प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं आती। आंसर इज नो। कनेक्ट करो सिलेबस से, क्योंकि बेटा हाउसिंग जो है ना एक प्रायोरिटी सेक्टर है। हाउसिंग क्या है? एक प्रायोरिटी सेक्टर है, और आरबीआई ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है बैंक्स को कि आप प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं ले सकते। अगर मैं गाड़ी का लोन लूं, आपको पता है अगर मैं गाड़ी का लोन जल्दी क्लोज करवाने की कोशिश करूंगा, बैंक मुझसे बोलेगा आप जल्दी पेमेंट कर रहे हो, आपकी वजह में दिक्कत हो रही है, हमें एक्स्ट्रा पैसे दो। प्री पेमेंट पेनल्टी लगा देता है बैंक के, अगर आप पहले पेमेंट कर रहे हो तो बैंक पेनल्टी लगा देता है आपके ऊपर, राइट। तो इसलिए बच्चों हाउसिंग का एग्जांपल है, हाउसिंग एक प्रायोरिटी सेक्टर है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप किसी से प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? बोलिए, आज बोलिए। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, 10 रुपए का लोन लेने दूंगा, थोड़ी देर मजे लूंगा बैंक वाला, चलाते रह लेते, 1 रुपए का इंटरेस्ट आएगा हर महीने का, मजेदार। एनीवेज चलिए, हाँ जी, तो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं बच्चों आगे। फातिमा किसके बीच में डिफरेंस पूछ रहे हो बेटा? नेक्स्ट वाले टाइम में पूछ लेना, ये मैंने हर किसी बच्चों एग्जांपल दे रखा है। अब हम बुक से रीड करेंगे। हाइपोथिकेशन, ये हाइपोथिकेशन क्या होता है पहले समझो मेरी बात को, इधर देखो। आप हो बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को बच्चों हमेशा पैसे की जरूरत रहती है, हमेशा हमेशा। अब किसी बिजनेसमैन से मिलो, एक तो ना किसी से भी मिलो, आपसे मिलो क्या चल रहा है, मंदी है, मार्केट सही नहीं चल रहा है ना। और हमें मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी हो, पैसे की जरूरत हर बिजनेसमैन को रहती है, बोलो हाँ कि नहीं। अब आप ये सोचो कि एक ट्रेडर है, और वो ट्रेडर लेटेस्ट से इन कप्स में डील करता है, वो कप्स का ट्रेडर है, बड़ी अच्छी वो क्रॉकरी बनाता है, और क्रॉकरी बना के जो है वो बेचता है। अच्छा जी, अब उसे भाई साहब पैसे चाहिए, उसके पास एज सच लोन रखवाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन उसके पास एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा 1-1.5 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी रहती है। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा 1-1.5 करोड़ की इन्वेंट्री जो है वो पड़ी रहती है। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? बोल दो हाँ के ना। मैं एक ट्रेडर हूं, मैं कप्स बेचता हूं, मेरे पास ऐसा कोई गिरवी रखने के लिए चीज है नहीं, मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन चाहिए। अब मेरे पास और कुछ नहीं है, बट मेरे पास हमेशा 1-1.5 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री पड़ी रहती है। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं बैंक को बोलूंगा, बैंक मेरे पास इन कप्स की 1-1.5 करोड़ की इन्वेंट्री हमेशा पड़ी रहती है, मुझे इसके बेसिस पे लोन दे दो। अब आप सोचो, अगर बैंक बोलेगा कि ये इन्वेंट्री हमारे पास रखवा दो, तो मैं क्या बोलूंगा, बैंक कैसी बातें कर रहे हो, इन्वेंट्री पड़ी रहती है, ये नहीं है कि इन्वेंट्री मेरी है, मैं तो उसको बेचता हूं तो भी तो पैसे कमाता हूं, और ये तुम्हारे को दे दूंगा अगर मैं, यानी वो कह रहे प्लेज कर दो, प्लेज प्लेज कर दो, समझ आया आपको? ये तुम्हारे को दे दूंगा अगर मैं, तो भैया मैं फिर कैसे कमाऊंगा पैसे? तो बैंक ने बोला अच्छा ठीक है, समझ गया, शांत, आप हमें ये इन्वेंट्री मत दो, आप हमें अपनी एवरेज इन्वेंट्री बताओ, आपके पास कितनी मेंटेन रहती है, हम उसका 60% 70% के आसपास का आपको लोन दे देते हैं। बस आप हमारे पास पीरियोडिकली इन्वेंट्री की स्टेटमेंट्स भेजते रहना। ऐसा ना हो ना आपने अभी तो दिखा दी भाई 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री रहती है, और जैसे ही लोन ले लो उसके बाद सिर्फ 10 लाख की इन्वेंट्री मेंटेन करना शुरू कर दो, हमें तो नुकसान हो जाएगा, यानी कल को आपने लोन नहीं दिया, हमारी तो सिर्फ 10 लाख की इन्वेंट्री मिलेगी। इसे बोलते बच्चों हाइपोथिकेशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं आराम से।
आप हो एक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, एक बिजनेसमैन, आपको चाहिए लोन। लोन लेने के लिए आपके पास एसेट्स गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं अदर देन योर इन्वेंट्री। बट इन्वेंट्री की बच्चों फिजिकल पोजीशन आप देके आ नहीं सकते, क्योंकि उसी इन्वेंट्री को तो घुमा घुमा के आप पैसा कमाते हो। इन्वेंट्री बेचोगे पैसा आएगा, नया प्रोडक्ट बनाओगे, नया सामान खरीदोगे, फिर बेचोगे, फिर पैसा आएगा। तो फिजिकल पोजीशन आप दे नहीं सकते, कम ऑन यस और नो। और ना ही लीगल टाइटल दे सकते हो, क्योंकि अगर लीगल टाइटल बैंक के पास होगा तो आपका परचेजर रोएगा, कम ऑन यस और नो। इसलिए आपने बैंक से मेरे पास ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस पे इतनी इन्वेंट्री जो है मेंटेन रहती है। मैं आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स दिखा देता हूँ, सीए से ऑडिट करवा देता हूँ, और उसके बाद आप मुझे इसके बेसिस पे जो लोन दे सकते हो दे दो। और मैं आपको पीरियोडिकली ये स्टेटमेंट जो है वो भेजता रहा करूंगा कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है। आप लोग अपने लोन को देखते रहा करो कि भाई उसके हिसाब से सही है या नहीं है। डन। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चंडीगढ़ में अभी इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि भाई साहब उससे इन्वेंट्री स्टेटमेंट साइन करने के वो पैसे मांग रहा था बहुत ज्यादा, और भाई साहब जो बिजनेसमैन था उसने कंप्लेंट कर दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जेल में गया। ओके, इसमें बच्चों सीएस का रोल क्या रहता है, वैसे आपको बता दूं, इन्वेंट्री ऑडिट्स में सीएस का बहुत बड़ा रोल रहता है कि भाई अब बिजनेसमैन बैंक को बताएगा, बैंक कहता है भैया ये काम आउटसोर्स कर दो, ये काम क्या कर दो, कम ऑन टेल मी, आउटसोर्स कर दो। सीए करके देगा हमें काम कि भाई इसके पास इतनी इन्वेंट्री है या नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लो, कम ऑन, यस और नो। और इससे एक बात और कनेक्ट कर लो कि भाई बैंक आज की डेट में, मॉडर्न डेज में अपने बहुत सारी चीजों को क्या कर देता है, आउटसोर्स कर देता है। याद आ रहा है, याद आ रहा है, आउटसोर्स कर देता है कॉस्ट बचाने के लिए, क्योंकि एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है अब। लेकिन आउटसोर्सिंग में से रिस्क भी होते हैं, तो बैंक ऑडिटर को इन रिस्क को भी ध्यान में रखना होता है। चलिए आइए अब बच्चों में जरा आपको हाइपोथेकेशन का पहले एग्जांपल पढ़ाता हूं, फिर टॉपिक पढ़ाऊंगा। ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायर्स अ लोन टू परचेज इन्वेंट्री फॉर देयर चेन ऑफ ऑटोमेटिव पार्ट्स स्टोर। चेन को बढ़ा रहे हैं, अपनी ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट्स का जो स्टोर की जो चेन है उसको बढ़ा रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। दे एंटर इनटू अ हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट विद द बैंक वेयर द इन्वेंट्री इज यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, क्या इन्वेंट्री की, जरा इशारे से बताएं मुझे, क्या इन्वेंट्री की फिजिकल पोजीशन बैंक के पास जाएगी? नहीं। क्या इन्वेंट्री की डॉक्यूमेंट, क्या इन्वेंट्री का टाइटल भी बैंक के पास जाएगा? नहीं। आइए, the company retains the position of the inventory and can sell it as part of their business operation. However, they must report the inventory status to the bank and the bank has a claim over the inventory or its proceed if the loan defaults. अगर लोन में कुछ डिफॉल्ट हो गया तो भाई साहब बैंक वाले जो है आपके आके आपकी इन्वेंट्री उठा के चले जाएंगे। इजी इजी इजी, जल्दी बताइए। अब बच्चों इसका टेक्निकल एस्पेक्ट एक बार जरा बुक से पढ़ लेते हैं। ये देखिए हाइपोथेकेशन क्या है। हाइपोथेकेशन में एक इक्विटेबल चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब देखिए इक्विटेबल चार्ज पता है ना आपको, इक्विटेबल चार्ज क्या होता है कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिए, डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए, बस बात खत्म। राइट, कि भाई इतनी इन्वेंट्री मेरे पास होती है इन द फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटीज। पॉइंट टू बी नोटेड, मॉर्गेज बच्चों मूवेबल पे नहीं होता है, इमूवेबल पे होता है। हेलो, अच्छा, सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू द बोरोवर। नीदर ओनरशिप नॉर पोजेशन इज ट्रांसफर टू द बैंक, दिस इज द की पॉइंट। ना ही ओनरशिप ना ही पोजेशन, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। हाउएवर द बोरोवर होल्ड्स द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक। मतलब अगर मैं अपने एग्जांपल में दिखाऊं बच्चों, तो अब इन्वेंट्री अगर आपने हाइपोथेकेट कर रखी है तो बेटा ये जो ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड है ये कहीं ना कहीं अब अपनी इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हैं एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक। ओके, the borrower periodically submits statement regarding the quantity and value of hypothecated assets to the lending banker on the basis of which the drawing power of the borrower is fixed. अब ड्रॉइंग पावर क्या होती है ये मैं आपको बच्चों आज से तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रॉइंग पावर भी। राइट, फिर से जरा साथ में जुड़िए बच्चों, फिर से जरा साथ में जुड़िए। हाइपोथेकेशन की कैरेक्टरिस्टिक बच्चों याद करते हैं। एक तो इक्विटेबल चार्ज, क्रिएशन ऑफ एन इक्विटेबल चार्ज। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट करते हैं। अच्छा जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी। फोर्थ, ना ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना ही पोजीशन ट्रांसफर होता है। फिफ्थ, बोरोवर बच्चों एज अ ट्रस्टी ऑफ द बैंक, यानी कि ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे केस में बोरोवर था वो एज अ ट्रस्टी ऑफ द बैंक होल्ड करता है इन्वेंट्री को। देन सिक्स्थ, पीरियोडिकली स्टेटमेंट सबमिट करता रहता है क्वांटिटी की, वैल्यू की ऑफ द हाइपोथेकेटेड एसेट्स। डन, और उसके बेसिस पे लेंडिंग बैंकर क्या निकालता रहता है, उसकी ड्रॉइंग पावर निकालता रहता है। ड्रॉइंग पावर अभी आपको समझ नहीं आएगा, हम लोग आने वाली क्लासेस में समझेंगे। बताइए, कीवर्ड्स मार्क हो गए, जल्दी बोलिए, आ जाओ जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास किसी डेट का राइट है, यानी आपको किसी से पैसे लेने हैं, लेकिन आपको अभी पैसों की जरूरत पड़ गई,
तो आपको जो फ्यूचर में पैसे मिलने हैं किसी और से, आप बैंक को जाके वो राइट असाइन कर देते हैं और बैंक से हाथ के हाथ पैसे ले लेते हैं। बैंक बीच में अपनी कमीशन चार्ज कर लेता होगा, जैसे बिल डिस्काउंटिंग होती है बेटा। कम ऑन, यस और नो, बोल दो हाँ के ना। भाई आपके पास किसी से पैसे आने हैं, लेकिन आपको अभी पैसों की जरूरत है, तो आप किसके पास चले जाएंगे? बैंक के पास। बैंक को बोलेंगे देखो भाई मुझे इससे पैसे आने हैं, राइट, आप प्लीज ये अपने पास इससे पैसे रख लीजिएगा, मैं अभी आपसे पैसे ले लेता हूं, बीच में आपको जो भी कमाना है आप कमा लो। दिस इज असाइनमेंट। पहले एग्जांपल दिखाता हूं और फिर उसके बाद बच्चों इसकी टेक्निकल रीडिंग भी आपको करा दूंगा। टेक सॉल्यूशंस हैज रिसीवेबल फ्रॉम वेरियस क्लाइंट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। टेक सॉल्यूशन एक कंपनी है, इसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किए। दे नीड इमीडिएट कैश फ्लो एंड डिसाइड टू असाइन दीज रिसीवेबल्स टू बैंक इन एक्सचेंज ऑफ अ लोन। इन्होंने बोला कि भाई हमें तो अभी पैसा चाहिए, और इन्होंने ये रिसीवेबल किसको दे दिए? बैंक को सौंप दिए, और बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। This means the bank has the right to collect the receivable directly from the tech solution client. The assignment is documented in agreement transferring the right to the bank. I hope example से clarity आई है। आओ टेक्निकल रीडिंग क्या बोलती है? असाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ द अनदर पर्सन। लीजिए हम लोग क्या कर देते हैं, हमारा कोई फ्यूचर या कोई एग्जिस्टिंग डेट है, कोई राइट है, कोई प्रॉपर्टी है बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। ओनली एक्शनेबल क्लेम्स, आप बता रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर कर सकते हो? एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एक्शनेबल क्लेम बोले तो क्लेम टू एनी डेट अदर देन द सिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट देखो उन्होंने मना कर दिया, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमेल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इन सिंपल वर्ड्स, only actionable claim, that is unsecured debt such as book debt, life insurance policy are accepted by bank as a security by way of assignment. Okay, an assignment gives assignee absolute right over the money or debts assigned to him. जबरदस्ती की बातें लिखी हुई हैं, कुछ कुछ बातें मार्क करा रहा हूं, बस याद रखें। ट्रांसफर करते हैं आप एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट का इन फेवर ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। मिस्टर बी को किसी से पैसे लेने थे, उन्होंने अपने राइट असाइन कर दिया बैंक को। ओके, याद रखिएगा सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स, मेरे साथ सिर्फ एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? अनसिक्योर्ड डेट। भाई आप एक बार बताओ, आप अपने बिजनेस में किसी को बच्चों उधार पे चीज भेजते हो, क्या वो सिक्योर होती है? नहीं, वो अनसिक्योर है ना। मेरे जो डेटर्स है, फॉर एग्जांपल मैं अगेन ये कप बेचने वाला बन जाता हूं, मैंने कप्स बेचे बच्चों और मैंने मार्केट से जो है 2 करोड़ रुपए लेने हैं, तो ये अनसिक्योर्ड है ना। अब मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक देखो ये मेरे डेटर है, इनसे 2 करोड़ रुपए आने हैं, मुझे अब अभी दे दो पैसे और 2 करोड़ रुपए आप इनसे ले लेना। इजी इजी, बोलिए। अच्छा जी, तो ओनली एक्शनेबल क्लेम्स सच एज बुक डेट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एज सिक्योरिटी बाय वे ऑफ असाइनमेंट। एंड असाइनमेंट गिव्स असाइनी एब्सोल्यूट राइट ओवर द मनी और डेट असाइन टू हिम। तो यहाँ पे हो गया असाइनर, ये हो गया बच्चों हमारा बोरोवर, और ये हो गया हमारा असाइनी, ये हो गया हमारा बैंक यानी लेंडर। तो जब लेंडर को असाइन कर देंगे किसी चीज के राइट, तो उसके पास एब्सोल्यूट राइट्स आ जाएंगे रिकवरी करने के। यहां तक मैं आपसे कुछ डाउट्स लेना चाहता हूं तो ले लेता हूं जल्दी से, आपको कुछ डाउट्स हैं जल्दी से बता दीजिए और फिर चलेंगे हम लोग आगे। हाइपोथिकेशन फॉर वर्किंग कैपिटल लोन ओनली, डिपेंड करता है वो बैंक के साथ आपके कैसे रिलेशन है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है बैंक के साथ। हाइपोथिकेशन की रिटर्न से ऑडिटर इन्वेंटरी वैल्यूएशन चेक कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही करता है। मेरे दोस्त ने ऑनलाइन लोन लिया था, फिर उसको बहुत दिक्कत हुई, उसके मुझे भी मैसेज आए थे, प्लीज आप मत लीजिएगा। कार लोन में हाइपोथिकेशन होता है ना, कार लोन में बोल देते हैं कि हाइपोथिकेशन मतलब एक टेक्निकल, यार कहीं कहीं पे ना अलग अलग टर्म अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी ये वर्ड्स यूज हो जाते हैं, राइट। तो बोल देते हैं कि दिस कार इज हाइपोथिकेटेड बाय दिस बैंक, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। हाइपोथिकेशन एक तरह का फ्लोटिंग चार्ज हो गया। अब आप देखो कि जितने भी टेक्निकल टर्म यूज करना चाहते हो करते जाओ, राइट। मैं कुछ चैट ऑफ करके डाउट्स लेने की कोशिश करता हूं। हाइपोथिकेशन में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके पास रहता है? वंश, हाइपोथिकेशन में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है भाई वो रहता है जो बोरो होता है उसी के पास ही रहता है। अब देखो अगर आप इसे गाड़ी वाले उस पे लगाओगे, अब उसे गाड़ी वाले उस पे लगाओगे भाई, तो मैं उसे बोलूंगा कि वो रहता है किसके पास? बैंक के पास। मैंने एक बार एक गाड़ी ली थी भाई बहुत पहले, बिल्कुल अपने करियर की शुरुआत में, तो उसमें मैंने गलती से लोन करवा लिया था, इतना बुरा लगा, कोई बात नहीं चलाओ तुम। तो मेरी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भाई साहब उन्हीं के पास थी, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्हीं के पास थी। लास्ट लोन आई टुक फॉर दी कार, जब मैं बिल्कुल सीए बना था, मैंने जोश में आके गलती कर दी और भाई उसके बाद मुझे इतना खुंदक आई, 4 साल चलाते रहो लोन जबरदस्ती, क्योंकि अगर आप जाके पे करोगे तो आपको क्या मिल जाए? आपको क्या दे देंगे बेटा? वो प्री पेनल्टी चार्जेस लगा देंगे आपके ऊपर। एनीवेज चलिए,
क्लासिफिकेशन में डॉक्यूमेंट जो है अगर आप देखो डिपेंड करता है कि अगर आप इन्वेंट्री के बेसिस पे कर रहे हो बेटा तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके पास ही रहेगा। अगर आप इसे गाड़ी के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड को यूज कर रहे हो तो वो कहां पे होगा, वो बैंक के पास रखवा दिया जाएगा। ठीक है जी सर, ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी फेल हो जाए, बिल्कुल हो सकता है बेटा, फिर जेल जाते हैं उसके बाद। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है जी, आ जाइए। असाइनमेंट एक बार मैं फिर बोल दूं, बच्चों के डाउट आ रहे हैं। बेटा असाइनमेंट बहुत सिंपल है। आपको कुछ पैसा मिलना था अपनी डेटर से, चाहे वो अभी ड्यू हो चुका था या फ्यूचर में ड्यू होना था। आपने उठा के उसके राइट्स किसको पकड़ा दिए, बैंक को पकड़ा दिए, और बैंक से बोला भैया हमें अभी पैसा दे दो। आपने अपने राइट को असाइन कर दिया। आपके पास जो राइट था अपने डेटर्स के लिए, आपने उसको असाइन कर दिया। डन, बोल दीजिए। अब हमारे पास आते हैं बच्चों क्या, अब हमारे पास आते हैं सेट ऑफ। ये एक और मोड है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी का। सेट ऑफ बहुत सिंपल है। इधर देखिए, आपने बैंक से लोन लिया था, आपका उस बैंक में 2 अकाउंट चल रहे थे, एक आपका लोन अकाउंट, एक आपका सेविंग्स अकाउंट। आपने लोन की रीपेमेंट करनी बंद करी, बैंक आपके सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। हेलो हेलो, आपने बैंक से लोन लिया था, और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये भी कई बच्चों को नहीं पता होता है कि लोन अकाउंट इज अ सेपरेट अकाउंट, savings account is a separate account, and even an FD is a separate account. आपने बचपन में पढ़ा था, आपने बचपन में पढ़ा था बच्चों, कमान कमान कमान, आपने बचपन में पढ़ा था कि भाई 4 तरह के अकाउंट खोल सकते हो सेविंग्स अकाउंट, याद है आप लोगों को? फिक्स डिपॉजिट, फिर रेकरिंग डिपॉजिट, फिर आपका एक और होता था, कौन सा? करंट अकाउंट, है ना? तो अब याद रखिए इस बात को कि आपका लोन का एक अलग अकाउंट चल रहा होता है बेटा उनके साथ, एफडी का एक अलग अकाउंट चल रहा होता है। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, और ध्यान सुनिए, आपका एक उनके पास सेविंग्स बैंक अकाउंट भी है, या आपकी उनके पास एफडी भी पड़ी है, चाहे वो आपने एज अ सिक्योरिटी नहीं रखवाई है, चाहे आपने अपना अकाउंट अटैच नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी बच्चों याद रखिए, अगर आप लोन रीपे नहीं करेंगे तो सेट ऑफ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आपके सेविंग्स में था क्रेडिट बैलेंस, लोन में था डेबिट बैलेंस, जो पे नहीं कर रहे थे, तो उसको क्या कर देंगे? सेट ऑफ कर देंगे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। इसमें आपके नाम का अकाउंट होना चाहिए, आपकी वाइफ के अकाउंट का, या फिर आपके फादर के नाम पे कोई अकाउंट है क्या, उसको सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं। और एक टेक्निकल बात और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका बैंक से लोन चल रहा है, लेटस से प्रभात का बैंक से लोन चल रहा है 10 लाख का, और प्रभात एक और अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, अकाउंट वो एचयूएफ का है, लेकिन वो उसमें एज अ करता ऑफ एचयूएफ जो है वहां पे वो साइन वाइन करता है, क्या इसको भी सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो। सेम कैपेसिटी में होना चाहिए, सेम कैपेसिटी में। फिर से बोलता हूं, आपका बैंक के साथ अकाउंट है, आपका बैंक के साथ अकाउंट है, लोन चल रहा है आपका, और आपका बैंक के साथ एक नॉर्मल अकाउंट में आप साइनिंग अथॉरिटी भी हो, बट नॉट एज प्रभात, बट एज दी कर्ता ऑफ द एचयूएफ। आप एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या किसी पार्टनरशिप फर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बेटा याद रखिएगा वहां पे सेट ऑफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन प्रभात का अपने नाम से अकाउंट चल रहा होता तो क्या सेट ऑफ हो जाता? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। आइए इस टेक्निकल पार्ट को भी जल्दी से रीड कर लेते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। सेट ऑफ, पहली बात, इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ creditor to adjust wholly or partly the debit balance in the debtor's account against the credit balance lying in another account of the debtor। ये लाइन बच्चों लिख के आइएगा, बहुत बड़ी लाइन है। फिर से, सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी राइट, किसका? क्रेडिटर का। क्या करने का? अपने डेबिट बैलेंस को एडजस्ट करने का विद द डेटर्स अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट को एडजस्ट करने का विद द क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अनदर अकाउंट ऑफ द डेटर। डन। और ये सेट ऑफ बैंक को राइट देता है टू कंबाइन 2 अकाउंट्स। एग्जांपल हो गए 2 अकाउंट्स के, क्या? एक डिपॉजिट अकाउंट है, एक लोन अकाउंट है। कम ऑन, एक डिपॉजिट अकाउंट है, एक लोन अकाउंट है। ओके, of the same person provided both the accounts on the same name and are in the same right, that is same capacity of the account holder in the both the accounts should be the same। मतलब जैसे मैंने बताया, प्रभात का एक इंडिविजुअल लोन अकाउंट चल रहा है और उसका इंडिविजुअल डिपॉजिट अकाउंट हुआ, सेट ऑफ हो सकता है क्या? कम ऑन, यस और नो? यस। लेकिन अगर बच्चों लोन अकाउंट इंडिविजुअल है और दूसरी जगह पे प्रभात जो है वो एचयूएफ को या किसी पार्टनरशिप फर्म को या किसी और बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट ऑफ हो सकता है क्या? नो। ओके, सेट ऑफ स्टैट्यूटरी राइट है क्रेडिटर का, डेबिट बैलेंस ऑफ डेटर को एडजस्ट कर सकते हो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इन अनदर अकाउंट। राइट, 2 अकाउंट्स को बैंक जो है वो क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है। 2 अकाउंट्स को क्या कर सकता है? कंबाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट अकाउंट और लोन अकाउंट को वो कंबाइन कर सकता है। डन, प्रोवाइडेड दोनों अकाउंट सेम नेम पे हो और सेम राइट में हो। फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ, याद रखिए बच्चों, ऑल द ब्रांचेस ऑफ बैंक आर ट्रीटेड एज वन सिंगल एंटिटी। यहां सही खेल गए ना ये लोग? कम ऑन।
मतलब आपने, आप ये नहीं बोल सकते मैंने तो HDFC की दिल्ली वाली से लोन लिया था। भैया दिल्ली वाली हो और फरीदाबाद वाली हो और केरला वाली हो, all the branches will be treated as a single entity and the right of set off can be exercised in respect of time bar debt also. Most important बच्चों, ये सब करेक्ट इनकरेक्ट। टाइम बार डेट क्या होता है? टाइम बार डेट क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है कि जिसका क्लेम करने का टाइम जो है एज पर द लिमिटेशन एक्ट जा चुका है, राइट। एक टाइम होता है कि कब तक जो है वो क्लेम किया जा सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक कर लीजिएगा, 3 इयर्स होता है। आपको कहीं नहीं पूछना, कहीं नहीं लिखना, कुछ नहीं बताना, एग्जाम में अल्ट्रा नॉलेज मत झाड़ के आ जाना। बस क्या सेट ऑफ का राइट अगेंस्ट द टाइम बार डेट भी हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जी, आखिरी पॉइंट बच्चों, राइट ऑफ लीन। अब लीन इन्होंने अलग से बता दिया है। खैर पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं सेट ऑफ का, फिर हम चलेंगे लीन के बारे में बात करने के लिए। आइए जरा मेरे साथ प्लीज देखिए। मैंने बच्चों आपके डाउट्स को ना थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि अब आप रिसर्च मोड में आ गए और मैं उस मोड में जाना नहीं चाहता हूं। अदरवाइज गिव मी एन यूनानिमस रेजोल्यूशन के सर ले लो सर, 31 मार्च तक चलेंगे आपके साथ। मैं बैंक की वेबसाइट खोल के, मैं बैंक के मैनेजर को बुला के यहाँ पर रिसर्च कराने को तैयार हूं कि बता भाई तू सारी चीजें बता के जाए। यहाँ पे आज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे बच्चे डाउट में यार। आ जाओ मेरे साथ आ जाओ बच्चों, मेरे साथ आ जाओ प्लीज। Example set of का, Mr. Sharma has a saving account and a personal loan account with the same bank. Due to financial difficulties, he is unable to continue repaying his loan. The bank exercised its right of set off by using the funds in Mr. Sharma's saving account to reduce his loan balance and thus offsetting the debt against what? Savings. याद रखिएगा, दोनों अकाउंट शर्मा जी के थे, दोनों अकाउंट शर्मा जी की सेम कैपेसिटी में थे। कम ऑन, याद रखेंगे इस बात को, बोलिए हाँ के ना। अच्छा सर, अगर एक अकाउंट HDFC बैंक में और एक अकाउंट एक्सिस बैंक में, तो क्या सेट ऑफ हो सकता है? नहीं भाई, तो सेट ऑफ नहीं हो सकता है। सिंगल बैंक में होने चाहिए, सिंगल लेंडर के पास जो है होने चाहिए। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ। लीन क्या है बच्चों? लीन बहुत ही आसान, एक तरह का चार्ज है ऑन द एसेट्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर व्हिच गिव्स लेंडर द लीगल राइट टू सीज एंड डिस्पोज ऑफ और लिक्विडेट द एसेट अंडर लीन। बहुत सिंपल, ये तो आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी। लीन का राइट क्रिएट हो जाता है, आपके पास जो लेंडर होता है उसके पास राइट आ जाता है कि भाई मैं इस एसेट को बेच के, डिस्पोज ऑफ करके, लिक्विडेट करके जो है अपने पैसे निकाल सकता हूं। डन? बोलिए, इसमें तो कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल। लीन क्या है? लीगल चार्ज है, ऑब्वियसली विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। आपको पता भी नहीं चलता बैंक आपकी कंसेंट कब ले लेगा। जब आप लोग लोन ले रहे होते हैं ना, आप इतने डॉक्यूमेंट साइन करते हो, आप सारी कंसेंट दे के आ जाते हो, पता आपको कि मुझे बेच देना लेकिन तुम्हारा लोन रिकवर हो जाना चाहिए। कभी किसी व्यक्ति ने बैठ के पूरा एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ ही नहीं सकते। 75 से 80 साइन करने पड़ते हैं बच्चों, 75 से 80 साइन। और कोई ऐसे टेढ़े करके, कोई ऐसे क्रॉस करके, कोई स्टैम्प पेपर पे, कोई आधी फोटो पे, और करते रहो भाई साहब, साइन करते रहो। मेरे तो साइन भी ऐसे बवाल है, मुझे तो भाई उसमें टाइम ही इतना लग गया था, मैंने कहा बहुत टाइम खोटी करने वाले काम है, राइट। तो याद रखिए बच्चों, लीन क्या है? लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, जो लेंडर को राइट दे देता है टू सीज, डिस्पोज और लिक्विडेट द एसेट अंडर लीन। बस दैट्स इट, खत्म। अब आप बोल रहे थे सर इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? भर भर के आएंगे। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों कुछ क्वेश्चंस। आ जाओ जरा मेरे, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हम लोग देखते हैं बैंक ऑडिट के क्वेश्चंस थोड़े से बैठ के। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, MTB 1 मई 2021 4 नंबर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक प्रिवेलिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स को एक्सप्लेन? बोल दो हाँ के ना। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ICAI स्टडी मटेरियल, द फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय RBI व्हिच एक्ट एज द सेंट्रल बैंक। क्या हम ये कर सकते हैं बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर RBI की पावर बतानी है, बोल दीजिए। डिफरेंट फीचर्स ऑफ द बैंक, ये क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूं भगवान करे जरूर आए 3 नंबर का। बच्चों याद है, ह्यूज वॉल्यूम, वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, नेटवर्क, लार्ज एज ऑफ प्रोडक्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय बैंकिंग रेगुलेटर। लो जी, टाइप ऑफ बैंक ऑडिट, जो बच्चे बोल रहे थे ना ये टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ सकता, देख लो भाई, देख लो, मेहनत करके पढ़ाए हो तुम्हें टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हेलो, अच्छा जी, ये बच्चों मैं आंसर्स नहीं रीड करवा रहा हूं, सेम कॉपी पेस्ट है वहां से। क्लियर है मामला? जल्दी बोल दो, आ जाओ। देन नेक्स्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पूछ लिया। क्या मैंने आपको बोला था बेटा याद कर लेना, सेक्शन 29 होता है, फिर उसके बाद शेड्यूल 3 आता है, उसका थर्ड शेड्यूल आता है, उसका फॉर्म भी आता है। कम ऑन। देन ऑडिटर रिपोर्ट, लो जी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2020। तो बेटा याद रखें कि आपके लिए बैंक के केस में, सॉरी कारों की रिपोर्टिंग क्या एप्लीकेबल होती है बैंक के केस में? मुझे बताइए।
नहीं होती है भाई। आ जाओ जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, ये वो वाला क्वेश्चन आगे बच्चों जिसमें 250 और उसकी चिंता थी, 250 और 240 की बात थी, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड को लेके जो बातें थी। आप बिल्कुल कंटेंट मिला सकते हैं, आपको बुक से बिल्कुल मैच होता हुआ कंटेंट मिलेगा। मैंने बच्चों बुक में आंसर ही डाले डायरेक्टली। आओ जी। नेक्स्ट आपका कि भाई ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है नेशनलाइज बैंक पे, याद है? बैलेंस शीट, ट्रांजैक्शन, रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपका अदर मैटर्स। डन, बोल दीजिए। बैंक ऑडिट अप्रोच, कल भाई कितनी मेहनत करी थी बैंक ऑडिट अप्रोच पे, याद आ रहा है आपको? बैंक ऑडिट अप्रोच बच्चों, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, देखना कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ एंगेजमेंट टीम डिस्कशन पे। कर लिया था हमने बैंक ऑडिट अप्रोच में एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, कम ऑन। फिर से एंगेजमेंट टीम डिस्कशन पे क्वेश्चन, एडवांटेज बताओ जी उनके। कंडक्टिंग एन ऑडिट, जो हमने कल टॉपिक शुरू किया था, हाँ जी, ये आपका आगे उस पे मनी लॉन्ड्रिंग वाले पे, केवाईसी नॉर्म्स को लेके, केवाईसी नॉर्म्स को लेके। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को लेके बच्चों 5 एलिमेंट्स पे आपने आंसर लिखना है, 5 एलिमेंट्स पे, याद है? इंटरनल कंट्रोल से मिलते जुलते एलिमेंट्स थे, कम ऑन आ जाओ। एक भी क्वेश्चन बच्चों अभी तक ऐसा नहीं जो हमने कवर ना कर रखा हो, लगता है बोलते ही आ गया। CAX इज एक्टिंग अ कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द ब्रांच। देखो बच्चों, देखो कैसे छुपा हुआ क्वेश्चन है। कॉन्करेंट ऑडिटर है ब्रांच का, उसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया जाना चाहते हैं, बना एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। इंटरनल असाइनमेंट याद करो, इंडेक्टनेस की डिक्लेरेशन लेनी थी, इंटरनल असाइनमेंट कर रहे हो कॉन्करेंट ऑडिट जैसा, तो आप लोग ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कम ऑन गाइस, मैं दिखा दूंगा तुम्हें भी कहां पड़ा हुआ है मैंने। इधर रुको तुम नालायको, इधर रुको तुम दुष्टो, पापियों, लुच्चो, लफंगो, आवारा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये रहा इंटरनल असाइनमेंट बाय स्टैट ऑडिटर। नो स्टैट ऑडिट इफ एसोसिएटेड थ्रू इंटरनल असाइनमेंट्स। और आप लोग वीडियो देखना, उसमें बोला हुआ है थ्रू कॉन्करेंट, थ्रू इंटरनल ऑडिटिंग अगर वो काम कर रहे हैं तो बेटा वो फिर स्टैट ऑडिटर जो है वो नहीं बन सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आ जाओ जी। एडवांसेस बच्चों, एडवांसेस। एडवांसेस पे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, जो भी हमने पढ़ लिया उसमें से क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। ये देखिए, जो सिक्योरिटी पे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्राइमरी सिक्योरिटी को सिक्योरिटीज के एग्जांपल दे दीजिए। याद आ रहा है? पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, थर्ड पार्टी, फिर उसके बाद था गोल्ड, गुड्स, लैप, कम ऑन, गोल्ड, गुड्स, लैप और आपकी प्लांटेशन। और फिर याद है कौन सा याद नहीं करना था? बैंकर्स जनरल लीन, लाइफ इंश्योरेंस और सिक्योरिटी वाला। बात खत्म। लीजिए ये क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास से बिल्कुल डिट्टो। कितनी बार? 1, 2, 3 और सजेस्टेड आंसर, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते बच्चों। फ्री के नंबर बोल दो हाँ के ना। हाँ, अगले पॉइंट पे चलते बच्चों। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अभी जो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं वो बेटा अभी आने वाले टाइम, आने वाली क्लासेस में जो जब कवरेज होगी तो हो जाएंगे अपने आप। ये लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द आइटम कंसर्न, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी में टेक फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ लीन, एक्सप्लेन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ बैंक। लीजिए लिखी हुई ये सारी बातें अभी पढ़ी थी हमने, अभी पढ़ी थी हमने। आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, रिवीजन टेस्ट पेपर में। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इन केस ऑफ अ बैंक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फंडेड लोन्स, ऑल्सो गिव एग्जांपल। 2 बार एमटीपी में आया हुआ है। फंडेड लोन्स क्या होते हैं? एग्जांपल्स दो। फंडेड लोन्स वो होते हैं जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड होता है। वाह, क्या एक्सप्लेन कर दिया हमने। एग्जांपल, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंटेड, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस एंड इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ लोन्स। बात खत्म। फ्री के नंबर बच्चों सोचो। हेलो हेलो हेलो, सब लोग फ्रीज हो गए तुम लोग? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, फ्री के नंबर बच्चों सोचो। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आ गया तो पार्टी हो जाएगी कि नहीं? कम ऑन बोलिए, आ जाओ जी। प्लीज एक्सप्लेन हाइपोथिकेशन एंड असाइनमेंट एज मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। विजय भाई पूछ रहे थे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो ये अलग से क्वेश्चन 4 नंबर का, एमटीपी नवंबर 2022, 4 नंबर। सर ये तो ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन है ना। अरे तुम्हारा कंटेंट ही चेंज नहीं किया बैंक ऑडिट का इन्होंने, चेक करके देखो एक बार पुरानी बुक खोल के। इधर देखो, हाइपोथिकेशन पता है आप लोगों को हाइपोथिकेशन में क्या होता है? कीवर्ड्स मार्क कर दूं यहाँ पे भी। इक्विटेबल चार्ज क्रिएट होता है इन द फेवर ऑफ द लेंडर। अच्छा जी, कैसे? हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट से। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? कम ऑन, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, नीदर ओनरशिप नॉट पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नीदर ओनरशिप नॉट पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। बोरोवर क्या होल्ड करता है? फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक। ओके, फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिस मत कर जाना। बोरोवर पीरियोडिकली सबमिट करेगा स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी व्हाट? क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द हाइपोथेकेटेड एसेट्स सच एज स्टॉक, डेटर एटसेट्रा टू द लेंडिंग बैंकर। असाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट। एग्जिस्टिंग जो अभी मिलने वाला है, फ्यूचर जो बाद में मिलने वाला है, ऐसे एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट को या राइट को आप लोग ट्रांसफर कर देते हैं अनदर पर्सन को।
सिर्फ कौन सी चीजें ट्रांसफर हो सकती है? एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम बेटा क्या? जो सिक्योर्ड नहीं है, सिर्फ बुक डेट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सिर्फ यही जो है असाइनमेंट में यूज हो सकती है। असाइनमेंट असाइनी को एब्सोल्यूट राइट दे देता है। डन, बोलिए, आ जाओ। देन एक्सप्लेन प्लेज एंड सेट ऑफ एज द मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। देख रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन, बस कोई भी दो उठा के आपसे पूछ लेंगे। प्लेज में बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, याद रखिएगा ओनरशिप जो है वो प्लेजर के पास रहेगी, लेकिन फिजिकल पोजीशन जो है वो चली जाती है लेंडर के पास। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। और प्लेज को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज क्यों बोलते हैं? सुन लो, क्योंकि हाइपोथिकेशन में इन्वेंट्री तो होती है लेकिन आप पकड़ नहीं सकते कि ये इन्वेंट्री पे चार्ज है, लेकिन प्लेज में बच्चों गुड्स रखवा दिए जाते हैं आपके पास कि ये गुड्स हैं। जैसे कि उसने डायमंड के नेकलेस रखवा दिए थे, तो क्या स्पेसिफिक चार्ज था वो डायमंड के नेकलेस पे? कम ऑन, यस और नो? बट हाइपोथिकेशन में क्या किसी पर्टिकुलर यूनिट पे वो स्पेसिफिक चार्ज था? नहीं, इन जनरल इन्वेंट्री पे चार्ज था। हेलो, आ जाइए। सेट ऑफ क्या होता है? याद है, एक एक वर्ड बच्चों को मैच करेगा। स्टैट्यूटरी राइट है क्रेडिटर का कि भाई अपने डेटर के डेबिट बैलेंस को डेटर के दूसरे अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस आप क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। डन। दो अकाउंट्स को कंबाइन कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो दोनों लोन किसमें हो? सेम पर्सन के हो, कम ऑन, सेम नेम पे हो और सेम राइट में हो। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। सारी ब्रांचेस को क्या मानेंगे? एक मानेंगे। टाइम बार डेट पे भी क्या बच्चों राइट एक्सरसाइज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। आइए, बस दैट्स इट। ये बच्चों पिछली दो क्लास के जो हमारे क्वेश्चन थे, 2-3 क्लास के, वो हमने यहाँ पे देखे। आई होप आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है कि ओके ये क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कर पाएंगे। बोलो हाँ के ना। चलिए अब जल्दी से बच्चों कर लेते हैं थोड़ी सी रिवीजन आज की क्लास को। जाना मत, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, पहले रिवाइज कराऊंगा फिर बताऊंगा। आ जाओ मेरे साथ।